राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जगदीश तंवर जी हैं जो पैट्रन मेंबर हैं श्री शिवनाथ योगाश्रम के, और इन्होंने काफ़ी विकास के लिए काम किया है, संघर्ष किया है। हम इनसे पूरा डिटेल जानना चाहेंगे जो कि यह कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कितनी जगह थी, क्योंकि इन्हें प्रारंभ से ही सभी बातों की जानकारी है। जगदीश जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है, और आप ज़रा विस्तार से बताइए कि यह जो जगह है जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के नाम से है, ये शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड कब बना और यह जगह कैसे इन्हें मिली और इसके पीछे का क्या इतिहास है? ललित जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इसका ये मैटर जो है ये डिवीज़न के समय का है, जब भारत विभाजन हुआ पाकिस्तान का। तो उस वक़्त पलायन करके कभी इधर से उधर बहुत से आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के यहाँ पे आए पलायन करके। उन्हीं पलायन करने में हमारे योगी रामनाथ जी भी पलायन करके यहाँ पे पहुँचे थे इस जगह पे। यहाँ ये क्योंकि इन थी INN इन माने सराय, यहाँ सराय थी। ये आते जाते राहगीर यहाँ पे रुकते थे। उसकी व्यवस्था गांव के नंबरदारान करते थे। जो गांव के 4 नंबरदार थे वो अपने अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था करते थे। तो अब क्योंकि रामनाथ जी रात को यहाँ रुके और सुबह जब वो फ्रेश होकर उठे तो कहने लगे भाई जगह तो बड़ी मनोहर है। अब क्योंकि योगी रामनाथ जी रावलपिंडी में 1914 से श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के नाम से ही संस्था का संचालन कर रहे थे, तो उनको वो पुरानी यादें जागृत हो उठी और उन्होंने उसको स्वरूप देने के लिए शिवनाथ मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की को स्वरूप देने के लिए उन्होंने पूछा भाई ये जगह किसकी है। तो लोगों ने बताया भाई जगह गांव वालों की है। गांव वाले में पहुँचे कि जगह कैसे, क्योंकि ये नंबरदार करेंगे इसका हिसाब किताब, नंबरदारों के हाथ में होता था। ये पंजाब एक्ट के अनुसार नंबरदारों को अधिकार था ऐसी जगहों का। तो उन्होंने नंबरदार इकट्ठे किए, तो भी कभी गाँव वाले नहीं मिले, कभी नंबरदार नहीं मिले, महीनों लग गया। वो रिक्वेस्ट करते रहे। खैर फिर इकट्ठे भी करके गाँव वालों ने उससे सलाह करके नंबरदारों ने रामनाथ जी को ये 14 बीघे 1 बिस्वे का नंबर, जो खसरा नंबर 1509 है बसेदारापुर का, जो बंदरवाड़ी कुई के नाम से मशहूर है, उसको डोनेट दे दी। श्यामलाल पट्टी रयाल के नाम से जगह है, कालम में 1509 नंबर खसरा है। अब सवाल ये हुआ कि उसी दौरान क्योंकि पलायन करके यहाँ लोग बाग आए थे पाकिस्तान से, तो उनके और रिहेबिटेशन, उनको बसाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, बसाने के लिए सरकार ने इस ज़मीन को नोटिफाइड कर दिया मकान बनाने के लिए। नोटिफाइड में ये 1500 खसरा नंबर 1 भी, ये भी 1509 नंबर भी आ गया उस नोटिफिकेशन में। अब रामनाथ जी को फिर परेशानी पैदा हुई। अभी तो ज़मीन लोगों से ली थी, अभी वो नोटिफिकेशन कर दिया सरकार ने। तो सरकार को के पास पूरे गांव को लेकर योगी रामनाथ जी वहाँ पे पहुँचे नंबरदारों के सहित। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चा वहाँ गांव का गया। उस वक़्त ना DDA थी, ना कोई MCD थी, कोई था नहीं। ये सन 47, 48, 49 की बात है। तो 49 में जब ये हुआ तो 1951 में जब प्रोटेस्ट हमने वहाँ सारे गांव ने किया इसको रिलीज़ करने के लिए, तो PWD बीच में आ गई जी। हमें इसके लिए जो होती है ना ये सर्विस रोड निकालने के लिए जगह चाहिए। उनसे पूछेगा कितनी जगह चाहिए, उनने हिसाब लगा के दिखाया तो कहने 1200 गज, फिर कह रहे नहीं 1300 गज। अब 1300 गज जगह के बनते हैं 1 बीघा 6 बिस्वा, और हमारी जगह बनती है 14 बीघे 1 बिस्वा। हमने 1 बीघा 6 बिस्वा ज़मीन इनको दे दी PWD को, मेन रोड के साथ साथ सर्विस लाइन रोड निकालने के लिए दे दी, उन्होंने ले ली। अब हमारे पास बची 12 बीघे 15 बिस्वे ज़मीन, जो उन्होंने हमारे कहने से रिलीज़ कर दी। उसके अवार्ड नंबर 708A में ये रियलाइजेशन का मैटर संबंधित
उसमें एंटर है अवार्ड ये में। जगह जो है सो गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है और ये जगह जो है सो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के पास है। अब रजिस्टर्ड के पास कैसे है? श्यामलाल पट्टी रियाल ने जब वो ज़मीन डोनेट कर दी तो सन 69 में इन्होंने, रामनाथ जी ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया। उससे पहले संस्कृत विद्यालय के शिष्यों को यहाँ पढ़ाते थे, लेकिन वो किसी और पाठशालाओं से एफिलेटेड उसका एग्ज़ाम दिला देते थे, क्योंकि इनके पास अपना तो कोई ना था ही नहीं। तो इन्होंने फिर वो सन 70 में जब रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड होने के बाद अपना संस्था बनाई शिवनाथ योगाश्रम के नाम से। शिवनाथ जो थे वो योगी रामनाथ जी के गुरु थे और उनके गुरु थे मोतीनाथ जी। तो उनकी उसी विद्यालय का नाम मोतीनाथ, अपने गुरु के नाम से ये मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय का संचालन किया। और यहाँ पे हमारे जो मेमोरेंडम में सारी चीज़ें का उल्लेख है जो इन्होंने संचालित किया। फिर अब वो चली उसी से हिसाब से चल रहा है अभी। ये जो टोटल ज़मीन है जिसमें जब यह संस्था बनी श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड, योगी रामनाथ शास्त्री जी स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। और उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये संस्कृत महाविद्यालय और ये सारी जो यह प्रॉपर्टी है, इसे आप लोग अब तक बचा क्यों नहीं पाए, सुरक्षित क्यों नहीं रख पाए? नहीं, ऐसा था जी, ये सुरक्षित तो हमने तो जान दे दी थी गांव वालों ने। अब क्योंकि उस वक़्त पलायन का सिस्टम था, पाकिस्तान से जो आते थे, आए यहाँ लोग बाग पलायन करके, उन्होंने बहानेबाजी बना के हमें, बच्चे सड़क पे पड़े, महाराज जी ज़रा एक कुछ इसके सिर ढकने के लिए कुछ जगह दे दो। उन्होंने कहा चलो डाल लो एक खोखा। उस वक़्त 8 बाई 8 या 10 बाई 8 का खोखा बनता था, लेकिन उन्होंने बदमाशी करके कहीं 50 गज घेर ली, कहीं 100 गज घेर ली, कहीं 150 गज घेर ली, घेरते रहे वो, और वहाँ वो करते रहे। महाराज जी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो उनको बाउंड्री करके इसकी हदबंदी कर देते। तो इसका ये हिसाब हुआ कि इसको विद्यालय को बनाने के लिए रजिस्टर तो उन्होंने करा दिया, चला भी लिया, बना भी दिया। उधर बिल्डिंग बन रही, उधर ये सूर्य मंदिर बनाया। काफ़ी उन्होंने प्रयास किया है हर चीज़ का, लेकिन कई दफ़ा ऐसी बात हो जाती है, और जब कई आदमी चीज़ में कहीं में घिर जाता है तो वो उसका सही ढंग से प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। श्यामलाल पट्टी रियाल की ज़मीन थी, दे दी थी महाराज जी को। महाराज जी ने शिवनाथ रजिस्टर्ड कर दिया और उसके दे दी उसको। जगदीश तंवर जी ने बड़े विस्तार से बताया जो किस प्रकार से यह ज़मीन गांव वालों ने आश्रम को दिया, किस प्रकार से यहाँ संस्कृत कॉलेज की शुरुआत हुई, सूर्य मंदिर जो है सो अपना एक विशाल रूप धारण किया, और किस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग जो आज़ादी के बाद भटक रहे थे, पलायन करके आए थे, उनके ऊपर जो है सो भावना, दया भाव से उन्होंने जो है खोखा बनाने के लिए जगह दिया। चूँकि वे खुद भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इस दर्द को जानते थे जो पलायन का दर्द क्या होता है, लेकिन बदनसीबी रही इस आश्रम की। जिन लोगों को उन्होंने आश्रय दिया उनमें से अधिकांश लोग आज भी इस संस्था के साथ हैं, उसे संस्था को दान स्वरूप किराया भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी मानसिक स्थिति कब्जा करने की है, संपत्ति हड़पने की है और आपराधिक चरित्र है, उन लोगों ने संस्था की संपत्ति को लगातार हड़पने का प्रयास किया और अभी भी हड़प रहे हैं। वे तो सरकारी जगह, पीडब्ल्यूडी की जगह पर भी कब्जा करके अपने अपराधी पिता को संत बनाकर और अपने आप को जो है गुरु तो संत, वैद्य, समाज सेवी, ना जाने क्या क्या बनाकर लोगों को ही नहीं कानून को भी ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल सहित न्यायालय तक पहुंचने लगी है। और जब फाइल खंगाले गए तो पता चल रहा है जो किसी के ऊपर 3 मुकदमा दर्ज है तो किसी के ऊपर 1 मुकदमा दर्ज है। कोई बैड कैरेक्टर अंतिम समय तक रहा अपने जीवन काल के, और वो लगातार प्राचीन सूर्य मंदिर की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा कर रहा है, वहीं जो है अभी महिला सिलाई केंद्र पर भी
कब्जा कर लिया और मामला न्यायालय तक पहुंचा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चल रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह आयोजित कार्यक्रम में अग्निशमन सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। राज्य में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि यह हर्ष का विषय है कि सभी जनसाधारण के बीच अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु यह आयोजन किया जाता है। उन्होंने जनसेवा में प्राणों की आहुति देने वाले अग्निशमन सेवा के बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सेवारत कर्मियों एवं उनके परिवार के मंगलमय जीवन की कामना की। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रमंडल के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी, एसडीओ एवं एसडीपीओ के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने सभी डीएम एवं एसडीएम को टीम बनाकर अस्पतालों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी एसडीओ को आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण करने तथा पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में कोविड-19 की रोकथाम हेतु सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अपने अपने क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर मास्क एवं साबुन का वितरण करना सुनिश्चित करें। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत महना एवं नूरपुर पंचायत में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुंगेर के जिला पदाधिकारी ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्हें 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी शिक्षक और उनके परिजनों को टीकाकरण का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें सभी विकास मित्रों और टोला सेवकों को डोर टू डोर जाकर लोगों को मोटिवेट करने का निर्देश दिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में कोविड-19 की रोकथाम हेतु बनाए गए कंटेनमेंट जोन में घर घर आवश्यक दवाओं एवं आवश्यक सामानों की आपूर्ति तथा कोविड-19 टेस्टिंग सुनिश्चित की जा रही है। खगड़िया के जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन एवं टीकाकरण के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथों को रवाना किया गया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी प्रस्तावों की सूची पुलिस अधीक्षक को ससमय भेजने का निर्देश दिया गया। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में समरनालय सभागार में कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस मौके पर कृषि, पशुपालन, उद्यान, विद्युत, आत्मा, सहकारिता एवं लघु जल संसाधन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की गई। सहरसा के जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे नाला निर्माण से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं बुडको के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भारतमाला परियोजना अंतर्गत भू अर्जन के संबंध में बैठक हुई। इस मौके पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता एवं अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे।
मॉल, जिम, स्पा, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगी। हालांकि सिनेमा हॉल 30% के हिसाब से चलेंगे। वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से एक बाजार को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिन लोग काम करें, लेकिन वीकेंड में घरों में ही रहने की कोशिश करें। अगर किसी को अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है तो उन लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए प्रशासन से पास लेना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के वीकली लॉकडाउन पर राज सर्वप्रथम की टीम ने आम जनता से बात की। वीकली लॉकडाउन पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, आइए जानते हैं। आज दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन ये जो कोरोना की चेन तोड़ने में मददगार साबित होगा? यस मैम, बिल्कुल होगा। अगर ये लॉकडाउन लगेगा, जब भी हमारा कोरोना वायरस का जो टारगेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है वो कम होता जाएगा। अगर लॉकडाउन लगेगा बेटर है हमारे लिए और पब्लिक के लिए। मैम जी, कोरोना की चेन यूं ही लगातार बढ़ती रही तो लगातार लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है? मैम परमानेंट तो अगर अभी से ही अगर लॉकडाउन लगना स्टार्ट होगा तो आगे जाके हमें ही बेनिफिट होगा, पब्लिक को भी बेनिफिट होगा इसमें। सर, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाया कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा पूरी तरह से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लगना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है तो उस हिसाब से तो लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आने वाले टाइम में और भी इसकी रेशो बढ़ सकती है। तो ठीक किया गवर्नमेंट ने, कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ है। जो लोग अभी भी कोरोना के नियमों को अनदेखी कर रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना है? देखो, सबको इसका नियम का पालन करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये सबके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, तो सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लगा के बिल्कुल जो है जो गाइडलाइन है सरकार की वो उसका पालन करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो कोरोना के केसेस है लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ये कोरोना की चौथी लहर है, पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने कड़ा फैसला लिया है कि वीकली लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है जबकि देश में दूसरी लहर है। तो इसको लेकर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है ताकि कोरोना की चेन को कम किया जा सके वीकली लॉकडाउन लगाकर। तो क्या ये मददगार साबित होगा कोरोना की चेन तोड़ने में? सिर्फ जो पिसेगा गरीब आदमी पिस जाएगा बुरी तरह, क्योंकि पहले तो गरीब आदमी को शायद राशन पानी फ्री मिल भी रहा था, बट अब ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वीकली लग गया 2 दिन। बंदा जो प्राइवेट जॉब करता है, जो मेरे भाई यहाँ पे स्टोर में जॉब करते हैं, जो गरीब घर से जो किराए पे रहते हैं, जिनकी 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है और जो 5 हज़ार रुपये रेंट देते हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? मालिक जो हमारे बॉस हैं वो हमें भी ऑडिबल में डाल देंगे कि 5 दिन दुकान खुलेगी, 2 दिन एक आएगा, 2 दिन एक आएगा। महीने में अगर 8 दिन ड्यूटी करने के बाद उसको 2-4-5 हज़ार में मिल भी गए तो वो क्या करेगा? आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आप तो डॉक्टर, आपको तो सब कुछ पता होगा, तो इसको तोड़ने में, इसकी चेन तोड़ने में ये वीकली लॉकडाउन कितना मददगार साबित होगा? जी, देखिए, लॉकडाउन तो ज़रूरी है, बट चूँकि कंट्री की और भी बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसको देखते हुए इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन से अभी थोड़ा बच रहे हैं, गवर्नमेंट बचना चाह रही है। लेकिन वीकली लॉकडाउन इसलिए मैं सही कहूँगा, क्योंकि जब पूरा लॉकडाउन लगता है तो इकोनॉमी थोड़ा डाउन होती है, तो वीकली इसलिए किया गया होगा ताकि उस पर ऑफिसर्स के काम पे फ़र्क न पड़े, इकोनॉमी भी मतलब मेंटेन रहे। तो वीकली लॉकडाउन मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि सैटरडे और संडे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज क्लोज रहती हैं, इस वजह से मेरे हिसाब से सही है। बट उसमें मैंने देखा कि सिनेमा हॉल को खोला हुआ है, कुछ चीज़ें खोली हुई, हाँ 30%, तो ये मुझे सही नहीं लगा। अच्छा, जिम और स्पा, पूल वगैरह तो बंद कर दिए हैं? जिम बहुत ज़रूरी थे बंद होना, क्योंकि जिम ऐसी जगह है, एक तो मॉइस्चर होता है वहाँ पर, और मॉइस्चर में किसी भी तरह का वायरस ज़्यादा स्प्रेड करता है। और जिम में जो सामान हम यूज़ करते हैं वो मतलब एक जने ने यूज़ किया फिर वहीं पर आकर दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं, और जिम ऐसी जगह है जहाँ पर मास्क को कोई नहीं लगाता। अगर लगातार इस तरह से केसेस बढ़ते रहे तो कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा सकती है सरकार, या लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, ठीक है। इसको रोकने के लिए जिस तरह से सारी पब्लिक अवेयर नहीं होती है और पब्लिक ध्यान भी नहीं देती, तो इस वजह से एक कह लीजिए कि ज़बरदस्ती आपको करना पड़ेगा, तो इसके लिए कंप्लीट लॉकडाउन ज़रूरी है, मेरे हिसाब से लगना चाहिए। कोरोना की चेन तोड़ने में लॉकडाउन कितना मददगार साबित होगा? ये तो सही है कि जैसे लॉकडाउन करेंगे तो लोग बाहर जाना आना जो है वो बिल्कुल कम करेंगे लोग, तो इनसे जो थोड़ी बहुत है कमियाँ होएगी। लेकिन जो बाहर रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट 3 दिन के लिए लगाती है, तो पहले भी हुई कि बोले 24 घंटे के लिए लगाएंगे, वो लगाते ये 2 महीने तक कर लिए, तो उसमें बहुत आदमी, जाने आने वाला आदमी परेशान हो गए, गरीब उसको कोई मदद नहीं मिला।
तो गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन जो भी है नीचे वर्गर के आदमी उनके लिए देख के आप चलें कि उनको कल को दिक्कत ना हो, कल को कोई परेशानी ना हो। मैं यही कहूँगा मुख्यमंत्री केजरीवाल से कि जो भी अपनी दिल्ली का जनता, आपका अपना भाई बंदी जो आपको चाहता, उनको परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली की जनता का कहना है कि ये लोग जो गरीब जनता है वो किस तरह से गुजारा करेगी इस लॉकडाउन के दौरान। हालांकि वीकली लॉकडाउन तो फिर भी झेल लेगी, अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते गए और कोरोना लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़ा तो फिर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली की जनता को। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। हालांकि जिम, स्पा, पूल्स को बंद कर दिया गया है और जो वीकली मार्केट है वो बारी बारी खुली जाएगी। तो और शादी वाले घरों में उनको ई पास मुहैया करवाए जाएंगे ताकि शादी वाले घरों में लोगों को दिक्कत ना आए। उसी को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं आज रजौरी गार्डन में। लोगों से बात करते हैं कि जो कोरोना की चेन तोड़ने में ये वीकली लॉकडाउन कितना मददगार साबित होगा। तो सर आपसे बात करते हैं, कोरोना की चेन जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको तोड़ने के लिए ये वीकली लॉकडाउन कितना मददगार साबित? मजदूर पहले भी पीसा था, अब भी पीसेगा। मेरा ये मानना है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है ना वहाँ तो सब ठीक है, और जहाँ विपक्ष में लोग बैठे हैं ना उनके आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं। लेकिन सर जैसे आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 17,000 से ज़्यादा केस आए हैं दिल्ली के अंदर। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चेन को किस तरह से तोड़ा जाए अगर लॉकडाउन अगर सॉल्यूशन नहीं है तो? सावधानी तो बरतनी चाहिए, जो बार बार ऐड दे रही है सरकार उसका तो अमल करना चाहिए। कोरोना के केसेस लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया है, वीकली लॉकडाउन लगाया जाएगा शुक्रवार शाम 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक। तो ये लॉकडाउन कितना महत्वपूर्ण साबित होगा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए? बिल्कुल चेन तोड़ने के लिए हफ्ता से 10 दिन का लॉकडाउन होना ही चाहिए। ये तो ऐसे चेन नहीं टूट पाएगा। हफ्ता से 10 दिन बिल्कुल करेक्ट है, लॉकडाउन होना चाहिए। फिलहाल गवर्नमेंट ने 3 दिन लगाया है लॉकडाउन। नहीं, 3 दिन से नहीं होगा ना, चेन 3 दिन से नहीं टूट सकता, हफ्ता से 10 दिन चाहिए। और जो लोग कोरोना के नियमों को अभी भी अनदेखा कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो गवर्नमेंट को कड़ी पालन करवाना चाहिए। क्या कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है इसकी चेन तोड़ने में? जी वही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क करें, सभी को अपनी प्रायोरिटी पे खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम भी हैं, हम भी बाहर काम करते हैं, लेकिन हम खुद अपना सोशल डिस्टेंसिंग से रहते हैं और पूरी प्रोटेक्शन के साथ अपने खुद की एहतियात बरतते हैं। वही करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर अनामिका सिंह, निर्मल जैन और जयप्रकाश के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू में पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली नगर निगम भरपूर सहयोग करेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी वीकेंड कर्फ्यू में सहयोग के साथ कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह दी। आज कोरोना संकट से पूरी देश और दिल्ली विशेष तौर पर बहुत जूझ रहा है। माना कि संघर्ष सताता है, लेकिन यही है वो जो हमें जीना सिखाता है। दिल्ली नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों के हर संकट में साए के साथ, साए की तरह साथ खड़ी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव को सही तरीके से ऑन करने का प्रोग्राम भी नगर निगमों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और उसमें एक अच्छी भूमिका के साथ सब लोग अवेयर कर रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं और संकट की इस घड़ी में मैं सभी दिल्ली वासियों को हाथ जोड़कर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जैसा सरकार ने भी निर्णय लिया है कि शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक जो कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, वो केसेस बढ़ने की वजह से ये सरकार का निर्णय है। हम दिल्ली की जनता के साथ हैं।
और इन दिनों का इस्तेमाल दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली निगम के सभी कर्मी जब लॉकडाउन होगा तो वो अलर्ट मोड पे होंगे और सैनिटाइजेशन पूरी दिल्ली के अंदर एक मेगा अभियान सैनिटाइजेशन का चलाया जाएगा और ये लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़नी है। कि सरकार कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ हैं। ये 2 दिन के लॉकडाउन का नगर निगम भी सदुपयोग करेगी। हमने घोषणा की है कि 2 दिन के लॉकडाउन में हम पूरे शहर को सैनिटाइज करने का पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने यूजर बना लिए। एक सैनिटाइजेशन का महाअभियान हम चलाएंगे और हर गली मोहल्ले गांव झुग्गी झोपड़ी में सैनिटाइज हो जाए, इसका पूरा हरसंभव प्रयास किया जाएगा और जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी उस हर समस्या का समाधान मिलने के लिए दिल्ली सरकार जो भी हमसे मदद मांगेंगे हम आगे बढ़कर उनका सहयोग करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 10वीं के सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही 12वीं के सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया है। इसी को लेकर आज कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अलका लांबा ने केंद्र सरकार से 12वीं के भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। साथ ही अलका लांबा ने कहा कि कोरोना टीकाकरण को और तेजी से किया जाए और इस बार कोरोना की दूसरी लहर युवा वर्ग को ज्यादा प्रभावित कर रही है, इसीलिए टीकाकरण युवाओं के लिए भी चलाया जाना चाहिए। देश में टीका उत्सव के चौथे दिन 31,29,000 से ज्यादा टीके की खुराकें दी गई। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन कर्फ्यू का आज पहला दिन। सीएम ने दिए कड़े निर्देश। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने की मिली छूट। महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान पर 14 लाख ने लगाई डुबकी। 3 दिन में 1300 संक्रमित। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज कोरोना की स्थिति के मद्देनजर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए सरकार ने राजधानी में हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू लागू रहेगा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, टीका उत्सव को बताया ढोंग। यूपी में लौटने वाले प्रवासियों के लिए दिशा निर्देश जारी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर होना होगा क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला दौर। बड़ी संख्या में वोट देने पहुंचे लोग। लाल निशान पर खुला आज का शेयर बाजार। 200 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स। सुशांत मामले में एनसीबी को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ तस्कर की हुई पहचान। पश्चिम बंगाल चुनाव से बड़ी खबर सामने आई है। मुर्शिदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक की कोरोना से हुई मौत। राष्ट्र प्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जब हम सब लोग मिलकर काम करने पर आएंगे, एक दूसरे को उंगली नहीं उठाकर हम कहें कि सफाई होनी है, हम अपने घर की सफाई करें, बाहर छोड़ दें। जब तक हम साथ मिलकर जात पात को छोड़कर जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम राष्ट्रवाद को ऊपर नहीं ला सकते। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? हम विकास करते चले जा रहे हैं और अच्छी नीयत का विकास भारत कर रहा है। आगे आगे जहां जहां हम पहुंचते जा रहे हैं, हर चीज को हम बड़ी ईमानदारी से विश्व में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी ये कोरोना का टाइम था, हम लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस देखा लोगों के साथ में भी, और सारे विश्व में भारत को सराहा गया। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सबका साथ था, चाहे वो नेता थे, चाहे वो आम लोग थे, सब साथ थे। काफ़ी आगे तक हम पहुँच चुके हैं। नो डाउट हम एक दिन बहुत जल्द ही हम विश्व गुरु भी बनेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हम ईमानदारी से उनको कहेंगे कि काम करें। हम उनके साथ में हैं। जहाँ जहाँ आम लोगों की ज़रूरत है हम वहाँ उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन काम ईमानदारी से हो जिससे राष्ट्र
या उनके अपने व्यक्तित्व पर या सरकारों के ऊपर उंगली ना उठ सके। राष्ट्र प्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जहां हम अपनी तरफ ईमानदार हो जाएंगे, 4 लोग अपनी कड़ियों में जुड़ते जाएंगे, टाइम टू टाइम हम इन चीजों को देखते जाएंगे, भ्रष्टाचार शायद 4 में खत्म होगा तो 5वां अपने आप सुधर जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।